पानी बरसा बीज लगाया, फिर एक दिन ऐसा भी आया। पानी बरसा बीज लगाया, फिर एक दिन ऐसा भी आया। सूख गया जो कुछ बोया था, कई दिनों तक वो ना सोया था। सूख गया जो कुछ बोया था, कई दिनों तक वो ना सोया था। खेत फिर भी ना बंजर छोड़ी, ऐसा साहब देखा है क्या? जिसको चलना था नहीं चला, जो मिलना था वो नहीं मिला। पर अब रोने से कुछ होता है क्या? पर अब रोने से कुछ होता है क्या? स्वागत है आपका। रोते नहीं, जो कुछ छूट गया है छोड़ देते हैं, नई शुरुआत करते हैं। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रहता है। हमेशा नई शुरुआत करने के लिए कुदरत कुछ ना कुछ आपके पास जरूर देता है। उन्हीं को आप क्या बनाएं? उन्हीं को आप अपनी सीढ़ी बनाएं और चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं। सतत प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। हारना नहीं है, टूटना नहीं है, जुड़े रहना है, लड़ना है। देखिए, व्यक्ति वो होता है जो अंतिम सांस तक लड़ता है, और अंतिम सांस तक जो लड़ता है वही विजेता होता है, हारता नहीं है। मैं हार तब तक नहीं होती है जब तक तुम अपने अंदर मन में नहीं हारोगे किसी चीज से। तो लगातार लड़ते रहिए। और कहते हैं नहीं कि हार गया तो चिंता क्या है, इन हारे सिक्कों को इतना गिनता क्या है। बस एक जीत के आगे इन हारे सिक्कों का बजते रह जाना तय है। सूरज का फिर से आना तय है, इन काली रातों का ढल जाना तय है। इन काली रातों का ढल जाना तय है। चलिए पढ़ते हैं। जीडी का ये मॉडल नंबर 5, पेपर नंबर 6। 5 करा चुका हूं, पेपर नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। ये कह रहा ईसीजी का प्रयोग, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी का, तो ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कॉरिडोर कोडिग्राफ होता है। ये ईसीजी का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके हृदय के लिए? ये हृदय के किसकी गति के मापन के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति के मापन के लिए ईसीजी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ईसीजी दिल की धड़कन नापने के लिए किया जाता है। वो आप वाली धड़कन नहीं जो आप चपक कर नापते हो, नहीं, ये ईसीजी धड़कन नापने के लिए किया जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी इमेज वगैरह दिखाऊंगा मैं आपको। अब लोगों का लगातार ये आ रहा है कि क्लास लंबा हो जा रहा है, इसीलिए ये बात। तो ईसीजी का प्रयोग रट लीजिएगा, ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय की गति के लिए किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा मूल लागत किसके बराबर होता है? मूल लागत बेटा देखिए, मूल लागत को अगर आप समझेंगे तो इसे कहा जाता है एफसी, फैक्टर कॉस्ट, या इसे आप कह सकते हैं इनपुट कॉस्ट, आईसी इनपुट कॉस्ट। या फिर देखिए, मूल लागत का मतलब केवल इतना ही नहीं होता बेटा। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई सामान है, ये कोई सामान ए है जिसकी इनपुट कॉस्ट आया है, जिसको बनाने में, इसको बनाने में जो खर्चा आया है, ये मान लीजिए इसकी बनाने में खर्चा आया है 2 रुपए, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट लागत मूल। लेकिन बेटा यहां ध्यान दीजिए, मूल लागत मूल की बात नहीं, मूल लागत मूल की बात कर रहा है। ये केवल लागत मूल्य की बात नहीं कर रहा है, ये मूल लागत मूल्य की बात कर रहा है। मूल लागत मूल्य, तो ये दोनों अलग होते हैं। तो बेटा मान लीजिए कि कोई सामान ए है जिसकी लागत मूल्य आया है कितना? जिसकी लागत मूल्य आया है 2 रुपए। अब इस लागत मूल्य पर बेटा भारत में क्या होता है? भारत में लगता है उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी। अब अगर कोई कंपनी कोई लागत मूल्य बनाती है, तो अगर मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया लग जाता है, तो इसका फैक्टर कास्ट कितना हो जाएगा? 3 रुपए। ये क्या हो जाएगा? 3 रुपए। अब ये सामान किसी यदि होलसेलर के पास पहुंचेगा, तो कंपनी से जब होलसेलर लेगा तो कितने रुपए में पाएगा? 3 रुपए में। कंपनी से जब होलसेलर लेगा कितने रुपए में? 3 रुपए में। अब ये 3 रुपए में कंपनी को से लाने का खर्चा तो कुछ रुपए लगेगा इसका, तो कुछ रुपए इसका लग गया लाने का खर्चा। तो बेटा इसकी सही लागत मूल्य क्या है? इसकी सही लागत मूल्य कितना हो गया? 4 रुपए। और ये 4 रुपए किसके कारण हो गया? 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी, 3 रुपए तो इसको लिया है,
जो कीमत अदा किया है और लाने लादने में खर्चा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, वो 1 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 4 रुपये हो गया। अब ये जब बेचने जाएगा तो सरकार को एक टैक्स चुकाएगा, जिसे कहेंगे क्या? सेल टैक्स कहेंगे। अब यदि सेल टैक्स यदि 1 रुपया दे देता है तो इसकी सही लागत मूल्य कितना हो जाएगी? 5 रुपये। होलसेलर के पास ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगा और डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने रुपए में हो जाएगा? 5 रुपये में। अब डिस्ट्रीब्यूटर दुकान दुकान तक अगर पहुंचाएगा तो इसकी लागत मूल्य तो कुछ ना कुछ आएगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर की लागत मूल्य आया 1 रुपये मान लेते हैं, इसका लागत मूल्य आ गया डिस्ट्रीब्यूटर का। अब अगर ये भी सेल टैक्स चुकाता है तो कीमत कितना हो जाएगा? 6 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर से किसके पास पहुंचा? शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर को मिला है 6 रुपये में, इसका भी तो कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, तो मान लेते हैं आ गया कितना रुपए? 7 रुपये। अब यही क्या कहलाएगा? मूल लागत कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर खर्चा कितनी लागत का आ रहा है? तो देखो, प्रशासनिक लागत, ये जो आप अप्रत्यक्ष कर लगाते जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर जो लगाते जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर, तो परिवर्तित लागत, जब ये सामान परिवर्तित हो रहा है, प्रशासनिक लागत, जब ये क्या हो रहा है, सरकार इस पर क्या लगा रही है? अप्रत्यक्ष कर। और यही अप्रत्यक्ष कर अब क्या हो गया है? जीएसटी हो गया है। इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग। परिवर्तित लागत, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब परिवर्तित हो रहा है, या फिर बेटा कोई सामान, जैसे मारुति बना तो टायर एमआरएफ का, बैटरी एक्साइड की और मारुति किसी और की, सब मिलाकर असेंबल हुआ, यानी सारे सामान परिवर्तित हो गए और फिर सरकार उस पर जीएसटी लगा दिया। यही क्या कहलाएगा? परिवर्तित लागत और प्रशासनिक लागत। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कह रहा, भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें, भारतीय नागरिकों में, देखिए, तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में तो नहीं था। यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, एफडी का मतलब फंडामेंटल ड्यूटी समझ लीजिएगा, ये नहीं था, इसका प्रावधान नहीं था। यानी मूल संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं था। तो जब मूल संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं था तो क्या काम किया गया? 1976 में इंदिरा गांधी ने, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूल कर्तव्य दुनिया में किसने अपनाया पहले। तो फंडामेंटल ड्यूटी दुनिया में सबसे पहले अपनाया है किसने? सबसे पहले अपनाया है इसे जापान ने। जापान के बाद गया ये रूस में, और रूस से कहां पर आया? ये भारत में। रूस से कहां पर आया? ये भारत में। भारत में कैसे आया? 1976 में एक समिति बनेगी जिसका नाम होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यही सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्या काम करेगी? फंडामेंटल ड्यूटी की सिफारिश करेगी। यही सरदार संघ से फंडामेंटल ड्यूटी की सिफारिश करेगी, और इसी के सिफारिश पर हमारे संविधान में क्या काम किया जाएगा? इन्हीं के सिफारिश पर संविधान में एक संशोधन किया जाएगा जो कहलाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाएगा। और इसी के तहत भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा जाएगा, भाग 4 के का, और एक अनुच्छेद जोड़ा जाएगा जिसका नाम होगा 51 का। और इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में क्या होंगे? शामिल होंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, लेकिन बेटा इसे लागू किया गया है किस समिति के सिफारिश पर? बर्मा समिति के सिफारिश पर। इसे लागू किया गया है बर्मा समिति के सिफारिश पर। तो जब इसे जोड़ा गया तब कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन एक संविधान संशोधन और किया गया किसहां पर? 66वां संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन सन 2002 और एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी। क्या जोड़ा गया? कहा गया, इससे कहत जोड़ा क्या गया? कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वर्ष के जो इस उम्र के बच्चे होंगे, इनके गार्जियन और संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। उन्हें शिक्षा का अवसर क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। तो इस तरह वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितनी हो गई है? 11। कितनी हो गई है? 11। मूल संविधान में कितना था? 0, कुछ नहीं था मूल संविधान में। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया, भाग 4 के का अनुच्छेद 4 के का जोड़ा गया और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। लेकिन इसे लागू किस समिति के सिफारिश पर किया गया? बर्मा समिति के सिफारिश पर किया गया। किस समिति के सिफारिश पर? बर्मा समिति के सिफारिश पर से क्या किया गया? लागू किया गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन किया गया। बेटा ध्यान देना है, आप कहते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? वो इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब वो जबरन लागू नहीं करा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे मौलिक कर्तव्य ऐसे नहीं हैं कि जिनको लागू नहीं कराया जा सकता। कुछ हैं जिनको उल्लंघन दंडनीय अपराध है, कुछ हैं जिनको कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। जैसे बेटा क्या? मौलिक कर्तव्य नंबर 1, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 1, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है संविधान क्या क्या करें? पालन करें। संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें तथा उसके संस्थाओं तथा उसके संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत का क्या करें? आदर करें। राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत का क्या करें? आदर करें। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, अब ये इन्फोर्सेबल है। ये कैसे इन्फोर्सेबल है? इसके उल्लंघन के लिए एक विधि बनाया गया है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता अधिनियम सन 2002। और इसके तहत आप तिरंगे को कमर के नीचे धारण नहीं कर सकते हैं। यदि आप धारण करते हैं तो यह माना जाएगा कानूनी अपराध और ये इन्फोर्सेबल है, ये लागू कराया जा सकता है राज्य द्वारा, आपके ऊपर इसे मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब आप राष्ट्रीय गान का आदर ना करें, राष्ट्रीय गीत का आदर ना करें, संविधान का आदर ना करें, तब तो फिर अराजकता फैल जाएगी देश में। तो ये इन्फोर्सेबल है। इसके अलावा एक और है 7 फंडामेंटल राइट 7। ये क्या कहता है? आपको याद रखना है 7, 9 और 11, ये 1, 7 और 9 ये इन्फोर्सेबल ड्यूटी हैं जिनको राज्य लागू करा सकता है। जैसे ये कहता है पर्यावरण तथा पर्यावरण जिसमें क्या शामिल होगा? जिसमें झील, नदी, वन तथा वन्य जीव सम्मिलित होंगे का संवर्धन एवं संरक्षण करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है और यह के अधिनियम है। इसका मतलब ये क्या है? बाध्यकारी है, आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसे एक मौलिक कर्तव्य नंबर 11 है। 11 में क्या कह रहा है बेटा? 11 में कह रहा है दोस्तों कि क्या? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। अब अगर आप सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं करते हैं, यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं, ये बाध्यकारी है कि राज्य आपसे ये मानने के लिए बाध्य करा सकता है। और 11 आप जान ही रहे हैं 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो क्या याद रखना है? मौलिक कर्तव्य सबसे पहले दुनिया में किसने अपनाया है? जापान ने। जापान से किसने अपनाया?
भारत ने। किसने अपनाया? भारत ने। मौलिक कर्तव्य भारतीय भाग संविधान के भाग 4 में है। तो कह रहा कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं? 11। ये जो 11वां है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। और जो 10वां है, ये 10 क्या था? ये 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? जोड़ा गया था। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है डायनासोर। क्वेश्चन देखें, कह रहा डायनासोर थे। तो अगर डायनासोर की बात करेंगे तो डायनासोर जुरासिक युग में, जब आप पृथ्वी के कभी महाकल्प पढ़ेंगे तो डायनासोर के बारे में आप जानेंगे। ये क्या थे? ये डायनासोर जो है ट्रियासिक युग से, ट्रियासिक युग से डायनासोर का साक्ष्य मिलेगा। कब तक मिलेगा? क्रेटेशियस युग से, क्रेटेशियस युग तक। ये जब पृथ्वी का महाकल्प पढ़ाऊंगा, इनके भी डायनासोर मिलेंगे आपको। जुरासिक युग महाकल्प में ट्रियासिक और क्रेटेशियस युग के बीच में डायनासोर का साक्ष्य मिलेगा। पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवों में थे ये डायनासोर। ये कैसे थे? ये स्तनधारी थे, लेकिन स्तनधारी में बच्चे नहीं देते थे, ये अंडे देते थे। तो ये कैसे होंगे? विशाल शाकाहारी जंतु? नहीं, ये नहीं थे। ये अंडे देने वाले स्तनधारी थे, ये अंडे देने वाले स्तनधारी थे। जुरासिक पार्क की अगर आपने मूवी देखा हो तो वो इसी पर क्या है? आधारित है। अगला सवाल, ये सवाल पहले वाले भी पेपर में भी था। कह रहा है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो बेटा आपने पढ़ा था विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होता है? कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा अमेजन वन। अमेजन वन, आइए अमेजन वन को थोड़ा विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। अमेजन वन क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर मैं आपको दिखाऊं साउथ अमेरिका महाद्वीप, तो जैसा भी ये फिगर बनेगा, आप यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जीडी के लिए हो जाएंगे। देखिए जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा, देखिए यहां है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और यहां से एक रेखा गुजरेगा जिसका नाम होगा भूमध्य रेखा। इसका नाम होगा भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा दक्षिण अफ्रीका के 3 देशों से गुजरेगी। कितने देशों से? 3 देशों से। तीनों देशों का नाम बता देते हैं। इक्वाडोर, ये भूमध्य रेखा इक्वाडोर से गुजरेगी। इसके अलावा कहां से? कोलंबिया से। कोलंबिया से गुजरेगा। इसके अलावा ये कहां से गुजरेगा? ये ब्राजील से गुजरेगा। तो ये 3 देशों से भूमध्य रेखा क्या होगी? गुजरेगी। यहां एक रेखा मिलेगा जिसका नाम होगा मकर रेखा। मकर रेखा, अब ये है मकर रेखा। तो मकर रेखा ये 4 देशों से गुजरेगी। यहां मिलेगा आपको 4 देश। कौन कौन सा? एक मिलेगा चिली, चिली से गुजरेगी मकर रेखा। इसके अलावा अर्जेंटीना से गुजरेगी, अर्जेंटीना से गुजरेगी। प्रागवे से गुजरेगी, प्रागवे से गुजरेगी। और किससे गुजरेगी? और गुजरेगी ये ब्राजील से। और किससे? ये गुजरेगी ब्राजील से। तो ये मकर रेखा गुजरेगी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इसी दक्षिण अफ्रीका में अब ये जो ऊपर वाला पूरा क्षेत्र है मकर रेखा के ऊपर, ये पूरा क्षेत्र क्या होगा? उष्णकटिबंध होगा। उष्णकटिबंध होगा। ये पूरा क्षेत्र कैसा होगा? उष्णकटिबंध। और मकर रेखा के नीचे वाला पूरा क्षेत्र कैसा होगा? शीतोष्णकटिबंध। ये कैसा होगा? शीतोष्णकटिबंध होगा। ऊपर उष्णकटिबंध, नीचे शीतोष्णकटिबंध। ऊपर उष्णकटिबंध, नीचे शीतोष्णकटिबंध। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है क्या कि यहां पर एक नदी जाएगी, यहां से पेरू से निकलते हुए ऐसे जाएगी और इस नदी का नाम क्या होगा? अमेजन। अमेजन। और यही अमेजन क्या होगा? दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी होगा अमेजन। और यही अमेजन नदी बेसिन आपको कहां मिलेगा? तो ये अमेजन नदी बेसिन बेटा आपको कहां मिलेगा? यहीं पर मिलेगा ब्राजील में।
और यहीं पर आपको मिलेंगे क्या, वर्षा वन। और ये वर्षा वन कैसे वन होंगे, यही वन कहलाएंगे क्या, यही वन कहलाएंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब ये वन है कैसे, पतझड़ है या फिर पतझड़ है या फिर ये कैसे हैं, सदाबहार। तो ये कैसे हैं, सदाबहार हैं, ये सदाबहार वन है। देखिए सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, तो सदाबहार वन हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कारण क्या है, कारण है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्या कारण है, क्योंकि यहाँ तापांतर कम होता है, तापांतर यहाँ क्या होता है, कम। और जब तापांतर कम होगा तो यहाँ पतझड़ क्या मिलेंगे, कम। तापांतर मतलब तापमान में अंतर कम होता है, लगभग तापमान क्या रहता है, समान बना रहता है। इसी अमेजन नदी बेसिन में बेटा एक लकड़ी पाई जाती है, उस लकड़ी को आपको याद रखना है, लकड़ी का नाम वालसा है, जिसको बोट बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये दुनिया की सबसे हल्की क्या है, लकड़ी है। आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन और मिलेंगे। यहां पर एक घास के मैदान है, ध्यान दीजिएगा, और ये घास के मैदान कैसे हैं, कैंपास हैं। अब ये कैंपास घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं, और यहाँ क्या पैदा होता है, यहाँ पैदा होता है फेजेंडा, जिसे क्या कहा जाता है, कहवा। हम लोग अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, कॉफी। डेट पे जाने के बाद खूब पीते हो बेटा हुआ, ठीक है, कॉफी, कॉफी। तो यहाँ क्या है, फेजेंडा कॉफी पाया जाता है। आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक घास के मैदान है जिसका नाम है पंपास। अब ये पंपास घास के मैदान कैसे हैं, ये शीतोष्ण कटिबंध है। ये कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंध है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये गेहूं उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, अर्जेंटीना में। यहाँ एक घास के मैदान है जिसका नाम है लानोस, और ये लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे वेनेजुला में। कहाँ पाए जाएंगे, ये वेनेजुला में। बेटा यही आपको याद रखना है, एक जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात ओरोनिको नदी पर स्थित है। आपको जब पढ़ेंगे हम लोग तो जानेंगे। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्या था ये क्या कह रहा है, अमेजन वन। तो अमेजन वन कैसे वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है, जी नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ध्यान देना, इन्हीं वनों को कहा जाता है बेटा, पृथ्वी का 21% ऑक्सीजन यहीं से निकलता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्त, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकीय कोष नीति का हिस्सा नहीं है बेटा। राजकीय कोष, ध्यान देना, राज्य व्यय राजकीय कोष नीति का हिस्सा है, सरकारी व्यय है, लाइसेंस फीस है। बेटा इसमें क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, बैंक दर। क्या नहीं होगा, बैंक दर। ध्यान देना, बैंक दर बेटा किसके अधीन आता है, मौद्रिक नीति। किसके अधीन, मौद्रिक नीति होता है, और मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। और ये कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। कौन, आरबीआई। मौद्रिक नीति के तहत आपको बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल जानेंगे। बैंक दर भी एक मौद्रिक नीति है। आपने पढ़ा होगा रेपो दर, इससे पहले पढ़ा चुका हूं, रेपो दर और क्या, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। इनके अलावा क्या होता है, SLR, और इनके अलावा यह क्या होता है, CRR। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इन सब के बढ़ने से, ये सब जब बढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। मुद्रास्फीति, अभी आप इसको ऐसे रट लीजिएगा। इसका सिद्धांत हम लोग जीडी के पेपर के बाद इकोनॉमी जब फाउंडेशन बैच लेकर आऊंगा तो हम लोग वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब के बढ़ने से मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। अब मुद्रास्फीति क्या है बेटा, ये मुद्रा की खरीदने की शक्ति का क्या हो जाना, कम हो जाना। मुद्रा की परचेजिंग पावर का क्या हो जाना, कम हो जाना। जब देश की समस्त वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में क्या होने लगे, वृद्धि,
तो समझ जाना लोगों के पास पैसा खूब हो गया है और इन लोगों ने डिमांड खूब बढ़ा दिया है। पनीर खाते थे 1 पाव, अब खाने लगे हैं आधा किलो, तो भैया पनीर की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी, जब तुम्हारे जेब में क्या होगा, पैसा। पैसा अगर पैसा तुम्हारे जेब में नहीं तब तुम आलू खाओगे, और आलू भी खाते थे 1 किलो तो खाओगे आधा किलो। डिमांड कर दोगे कम, और जैसे डिमांड करोगे कम कीमत क्या होगा, गिर जाएगा। तो इन सबके बढ़ने से मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है, और इन सब के घटने से अपस्फीति नियंत्रित होती है। इसको ऐसे रट लीजिएगा। बैंक दर जब दीर्घकालिक लोन देता है कौन, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को, तो बैंक दर, और जब अल्पकालिक ऋण देता है तब रेपो दर, और जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है तब रिवर्स रेपो दर होता है, तब रिवर्स रेपो दर होता है। अगला सवाल कह रहा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग जुड़ा है। आइए जान लेते हैं। भाग 1 में क्या लिखा है बेटा, भाग 1 में लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये क्या है, भाग 1 है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये क्या लिखा हुआ है, भाग 1। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 इसी वक्त जान लेते हैं। भाग 2 में क्या लिखा है, तो भाग 2 में क्या लिखा है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। बेटा ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या है, आप सब जानते हैं, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में क्या है, इसी में है डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्या लिखा है, डीपीएसपी। भाग 5 में बेटा क्या है, संघ सरकार है। संघ सरकार है, क्या है, संघ सरकार है। और संघ सरकार 52 से कहां तक है, 151 तक है। अगर कुछ और भाग की बात किया जाए, अगर हम लोग डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी में कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए डीपीएसपी को दुनिया में सबसे पहले किसने अपनाया है, स्पेन ने। सबसे पहले किसने अपनाया है इसे, स्पेन ने। स्पेन ने अपनाया। स्पेन के बाद किसने अपनाया है, आयरलैंड ने। और आयरलैंड से किसने अपनाया है, इसे भारत ने अपनाया है। यानी भारत डीपीएसपी को अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश है, चौथा देश है। कौन सा देश है, चौथा देश है बेटा। आगे सुने, तो हमने डीपीएसपी को कहां से अपनाया है, आयरलैंड से अपनाया है। अगली बात बेटा आपको याद रखना है, डीपीएसपी में 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है, इसमें है बेटा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ध्यान देना, राज्य की क्या लिखा है बेटा, परिभाषा लिखा है। कैसी परिभाषा, किसके संबंध में परिभाषा, तो डीपीएसपी के संबंध में। ये क्या कहेगा, कहेगा राज्य वही होंगे जो आर्टिकल 12 में क्या होंगे, वर्णित होंगे, वही राज्य होंगे। अनुच्छेद 37 क्या कहेगा, ये कहेगा डीपीएसपी न्यायालय में बेटा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और जब ये न्यायालय में बेटा परिवर्तनीय नहीं है किंतु शासन के आधारभूत होंगे। अनुच्छेद 38 में क्या कहता है, यही है बेटा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य की क्या है, अवधारणा। जैसे इसी में कहा गया है क्या, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय से भरपूर समाज की राज्य क्या करेगा, स्थापना करेगा, संसाधनों का उचित वितरण करेगा बेटा। इसी में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या, सामान्य वेतन। सबको आजीविका का पर्याप्त साधन। सरकार ये प्रयास करे कि धन किसी एक के पास केंद्रित ना होने पाए। अनुच्छेद 39 के का में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है बेटा आपके जीडी के लिए, पेपर में छपेगा, याद कर लेना। निःशुल्क, ये क्या है, ये निःशुल्क है। निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क
कानूनी सहायता पाने का क्या है? अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 40 में बेटा क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत का क्या गठन है। अनुच्छेद 41 में बेटा क्या है? अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दशाओं में, कौन सी विशेष दशाएं? जैसे बेरोजगारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बीमारी जैसे में क्या पाना? शिक्षा, शिक्षा, काम और लोक सहायता, शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का क्या है? अधिकार है। शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में बेटा क्या लिखा हुआ है? मैटरनिटी सुविधा, कार्य के न्याय संगत या प्रसूत अवस्था में क्या सुविधाएं। अनुच्छेद 43 में क्या लिखा हुआ है? जीवन निर्वाह हेतु मजदूरों के लिए मजदूरी, जीवन निर्वाह हेतु मजदूरों के लिए मजदूरी। अनुच्छेद 43 के का में क्या लिखा है? उद्योगों के संबंध में मजदूरों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 43 के खा में क्या लिखा हुआ है? सहकारी समितियां। 43 के खा में बेटा क्या लिखा है? इसमें लिखा है सहकारी समितियां। ध्यान देना, अनुच्छेद 44 में बेटा क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, नोट कर लीजिएगा। इसमें लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इकलौता कौन सा राज्य है जहां लागू है? गोवा। अनुच्छेद 45 में क्या है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा देखभाल। अनुच्छेद 46 में बेटा क्या है? SC ST या अन्य दुर्बल वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 47 बेटा फिर इंपॉर्टेंट है, यह कहता है राज्य ये प्रयास करे, क्या करे? राज्य ये प्रयास करे लोगों के जीवन स्तर को उच्च करे तथा ऐसे मादक पेय पदार्थों पर रोक लगाए जो स्वास्थ्य के लिए क्या हैं? हानिकारक हैं। इनके अलावा बेटा क्या है? अनुच्छेद 48 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 48 में लिखा है क्या? कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक तकनीक से क्या किया जाए? जोड़ा जाए तथा ऐसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, तथा ऐसे पशुओं की बध हत्या पर रोक लगाया जाए, तथा ऐसे पशुओं की बध हत्या पर रोक लगाया जाए दो दुधारू और वाहक हैं। अब अनुच्छेद 48 के का में क्या लिखा है बेटा? इसी में लिखा है पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण करें। अनुच्छेद 49 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का राज्य क्या करे? संरक्षण करे। अनुच्छेद 50 में बेटा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्या लिखा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। और अनुच्छेद 51 में क्या लिखा है? राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या रखेगा? बनाए रखेगा। बेटा पूरे भारतीय संविधान में ये जो अंतरराष्ट्रीय शब्द है केवल एक ही जगह प्रयोग हुआ है, कहां पर? अनुच्छेद 51 में। तो आपका सवाल था ये, मैंने पूरा डीपीएसपी आपको बता दिया। जीडी में अगर डीपीएसपी सवाल आया जो बताया यही आएगा, एकदम तय है, फंसेगा आपके पेपर में। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बेटा? उच्च न्यायालय कह रहा है, तो आइए जान लेते हैं। उच्च न्यायालय, पहले बात जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट किस में है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है। हाई कोर्ट किस में है? इसको पलट देंगे, अनुच्छेद 214 में है। लेकिन बेटा इन दोनों के जो न्यायाधीश हैं, इन दोनों के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 124 का 2 क्या कहता है? यही कहता है क्या? राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। न्यायाधीश की क्या करेगा? नियुक्ति। देखिए बेटा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या क्या काम करेगा? राज्य मुख्य न्यायाधीशों के सलाह क्या होगा? अनिवार्य होगा। जब हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे तो ध्यान देखना, कौन सा? ध्यान से सुनना। नियुक्ति तो बेटा राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। और इनको शपथ कौन दिलाते हैं? स्वयं राष्ट्रपति महोदय। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? स्वयं राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अगला कह रहा स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। देखिए, हर क्वेश्चन में आप कमेंट कर बताइए। अगले पेपर में मैं इनमें जो गुरु हैं उनके सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, बस आपको कमेंट में उत्तर बताना है। आसान सा उत्तर है। और जब मैं आपको भारतीय कला एवं संस्कृति पढ़ाऊंगा तो वहां इनकी बहुत विस्तृत चर्चा भी करूंगा। अभी आपको बताना है ये है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया है। फिर इन पूरे गुरुओं को कल का जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम लोग शामिल करेंगे। कमेंट बॉक्स ओपन है, बताना जरूर, ठीक है। अगला सवाल,
देखिए कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज। तो ये बेटा कहां पर है? ये कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर? बीजापुर में है। कर्नाटक में बीजापुर में। किसका मकबरा है ये? ये है मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान, इनका मकबरा है ये। ये कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक में। ध्यान देना बेटा, इसी कर्नाटक में एक युद्ध होगा, बीजापुर का युद्ध। बीजापुर का युद्ध होगा। ये किसके बीच होगा? याद रखना, जब मिडवल हिस्ट्री पढ़ेंगे यहां थोड़ा रट्टा मान लीजिएगा। बीजापुर का युद्ध होगा। कब होगा? 1709 में होगा। कौन लड़ेगा? बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम ही शाह आलम प्रथम है, और यही क्या है? मुअज्जम है, और यही औरंगजेब का बड़ा बेटा है। और एक औरंगजेब का बेटा रहेगा कौन? काम बख्श। कौन रहेगा? काम बख्श। और इसी युद्ध में क्या काम करेंगे? ये बहादुर शाह 65 वर्ष का, काम बख्श 45 वर्ष के, 65 वर्ष का शासक 45 वर्ष के शासक को हरा देगा, और बहादुर शाह क्या धारण करेगा? बहादुर शाह बूढ़े शासक की उपाधि धारण करेगा। एक सवाल आपके लिए और और छोड़ रहा हूं, क्या? बहादुर शाह, ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह आपको बताना है कि बहादुर शाह ने शाह आलम द्वितीय की उपाधि किस पुल पर धारण किया था। अगर आप लोगों ने नॉलेज पार्क या इन्फिनिटी में हमसे क्लास पढ़ा होगा ऑफलाइन, तो मैंने ये चीजें पढ़ाया है आपको। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटक। ये कहां पर है? कर्नाटक में मकबरा है। ठीक है, अगला सवाल बेटा कह रहा मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? यकृत। यकृत। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? यकृत ग्रंथियां होती हैं। कह रहा किस मंडल में वायुयान, बेटा ठीक इससे पहले, इसके ठीक वाले पहले प्रैक्टिस, जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है जाके देख लें। आप देखिए वहां पर मैंने जब क्षोभ मंडल का सवाल बेटा आया था तो वहां मैंने पढ़ाया था, यहां फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्षोभ मंडल ये बेटा क्या है? ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है बेटा, सबसे निचला परत है, ये सबसे निचला मंडल है। और इसी मंडल में मौसम संबंधी घटना होता है। मौसम संबंधी, समौसम से संबंधित घटना इसी मौसम में, इसी में होता है बेटा। तो बिजली कहां कड़कती है? इसी में। बिजली कहां कड़केगी? इसी में। बादल का फटना कहां होगा? बादल का फटना कहां होगा? इसी मंडल में होगा। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आएगी किस मंडल में? इसी मंडल में। और नीचे आएंगे तापमान में क्या होगी? वृद्धि, इसी मंडल में। समताप मंडल बेटा, इसमें तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, और जहां तापमान में परिवर्तन नहीं होगा वहां मौसम संबंधी घटना नहीं होगी, और जहां मौसम संबंधी घटना नहीं होगी वहां क्या होगा? वायुयान उड़ाना क्या होगा? आसान होगा। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में। कहां मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं? समताप मंडल में। यह बेटा जो ओजोन मंडल है, यही समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन परत। क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है, जो क्या करते हैं? ये पराबैंगनी किरणों को क्या करते हैं? पृथ्वी पे आने से रोकते हैं। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको पूरे क्षोभ मंडल को बना के दिखाया था। अगला सवाल देखें बेटा, कह रहा विजयनगर साम्राज्य वंश की राजधानी हप्पी किस नदी पर थी? तो बेटा आपको बताना है तुंगभद्रा। आइए जान लेते हैं विजयनगर। विजयनगर की स्थापना जो किया है हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। इन्हीं दोनों भाइयों ने 1336 के आसपास विजयनगर की स्थापना किया। बेटा इतिहास पढ़ेंगे हम, जब मोहम्मद बिन तुगलक क्या काम करेगा दिल्ली सल्तनत में। मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी से राजधानी लेकर आएगा, तब राजधानी जब परिवर्तित करेगा, दिल्ली से देवगिरी लाएगा, जिसका नाम दौलताबाद कर देगा, तो उसी समय बेटा जो टूट जाएगा और विजयनगर साम्राज्य एक नया साम्राज्य निकल कर आएगा। तो इसकी जो पहली राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, वो कौन थी? तो वो था अनगोंडे। ये विजयनगर की पहली राजधानी थी। इसके बाद फिर विजयनगर बन जाएगा राजधानी। इसके बाद फिर पुनकोंडा, और फिर कुनकोंडा के बाद क्या बनेगा? चंद्रगिरी। क्या बनेगा बेटा?
चंदगिरी। यहां याद रखिएगा, चंदगिरी के राजा से बेटा 1639 में एक व्यक्ति रहेगा फ्रांसिस डी। फ्रांसिस डी, ये फ्रांसिस डी क्या काम करेगा, चंदगिरी के राजा से मद्रास क्या ले लेगा, मद्रास पट्टे पर ले लेगा। और 1640 में अंग्रेजों की जो पहली प्रेसिडेंसी सेंट डेविड चर्च, सेंट डेविड चर्च यहीं लगेगा और मद्रास बनेगी अंग्रेजों की क्या, पहली प्रेसिडेंसी। तो सही जवाब क्या है, तुंगभद्रा है। सही जवाब क्या है इसका, तुंगभद्रा है। अगला सवाल देखिए बेटा, बर्धमान, केरा बर्धमान कहां पैदा हुए थे, तो कुंडीग्राम वैशाली, कुंडीग्राम वैशाली बिहार में, कुंडीग्राम वैशाली बिहार में। वर्धमान महावीर, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में महावीर के नाम से जानते हैं। ये कुंडीग्राम वैशाली बिहार में पैदा हुए थे वर्धमान महावीर। जब जैन धर्म की कुछ बातें पढ़ेंगे तो वहां हम लोग जानेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय मापन का विधि नहीं है, ध्यान देना, राष्ट्रीय आय मापन की विधि। बेटा पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय आय के जनक कौन है। राष्ट्रीय आय के जनक, तो राष्ट्रीय आय के जो जनक हैं उनका नाम है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स, ये हैं राष्ट्रीय आय के जनक। इन्होंने ही राष्ट्रीय आय की 3 विधियां बेटा दी हैं। एक विधि दिया है आय विधि, और एक विधि दिया है बेटा उत्पादन विधि, और एक विधि दिया है बेटा कौन सा विधि, व्यय विधि। कौन सा विधि, व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय के 3 विधियां हैं बेटा। व्यय विधि भारत जैसे देशों में संभव नहीं है। भारत में कौन सा विधि अपनाया जाता है, भारत में अपनाया जाता है कौन सा, आय विधि और उत्पादन विधि। तो अब चाहिए सवाल पर आइए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ठीक से देखिए क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है, तो आय विधि है, व्यय विधि है, मूल वर्धित विधि है, निवेश विधि ये नहीं है। मूल वर्धित विधि, मूल यानी लागत विधि यानी उत्पादन विधि, निवेश विधि नहीं है। निवेश कोई विधि नहीं। निवेश क्या होता है, निवेश होता है उत्पादन का विस्तार। निवेश होता है उत्पादन का विस्तार। निवेश क्या होता है, उत्पादन का क्या होता है, विस्तार होता है। अगला सवाल देखिए क्या सवाल रखा है, कौन सा व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। कबीर बेटा, कबीर जुलाहा थे। व्यवसाय के आधार पर कबीर क्या थे, जुलाहा थे। कबीर का एक बहुत प्यारा सा दोहा मैं आपको बताता हूँ। कबीर के बहुत सारे चीज़ें फेमस हैं। तो कबीर की अगर आप कबीर को पढ़ेंगे, जब कभी आप पढ़ेंगे भारत में भक्ति आंदोलन, जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ा जाएगा, क्लास लंबा ना हो इसलिए। तो ये जुलाहा थे कौन, कबीर। अच्छे कैरेक्टर थे, जानेंगे को आगे। कह रहा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, बेटा ध्यान से सुना, भानु अथैया यही थी। 1983 में बेटा एक फिल्म आया था, फिल्म गांधी। और फिल्म गांधी के लिए इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का इन्होंने इतना अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था जिसके कारण इन्हें क्या दिया गया था, क्या, ऑस्कर। और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो उन्होंने क्या जीता था, ऑस्कर जीता था। आपके लिए 3 क्वेश्चन आज का, और एक क्वेश्चन और आपको बताना है, प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे जिन्होंने ऑस्कर जीता था। अगला सवाल कह रहा भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक, तो बेटा भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, गुजरात। ध्यान देना, भारत में खाद्य तेल की पूर्ति में 50% से अधिक योगदान
कौन करता है? मूंगफली करता है। तो मूंगफली कैसी फसल है? तो आपको बताना है कैसी, तिलहन फसल है। मूंगफली कैसी फसल है? तिलहन फसल है। और मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है बेटा? गुजरात। महाराष्ट्र किसके उत्पादन में आगे है? अरहर, अरहर और चीनी उत्पादन में। ध्यान देना बेटा, गन्ना उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी उत्पादन में कौन है? महाराष्ट्र। कर्नाटक बेटा किसके उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है? कहवा, कर्नाटक। तंबाकू उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तंबाकू। तंबाकू उत्पादन में, तंबाकू उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ये कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको एक चीज और जान लेना है बेटा, ये जो तंबाकू है, तंबाकू, ये भारत में लाया कौन था? तंबाकू, मूंगफली, जो आपके सामने लिखा है मूंगफली, ये मूंगफली और तंबाकू, मूंगफली, मूंगफली और बेटा क्या? तंबाकू। इनके अलावा क्या? पपीता। इनके अलावा क्या? पपीता, पपीता। पपीता के अलावा क्या? लीची, 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 अनानास, अनानास। इनके अलावा क्या? अनानास, लीची और काजू, काजू, बादाम, काजू, बादाम। ये सब भारत में कौन लेकर आया है? ये सब लेकर आए हैं कौन? पुर्तगाली लेकर आए हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो बेटा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक एक व्यक्ति है जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। यही लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पेश करेंगे, एक प्रस्ताव जो कहा जाएगा स्थानीय शासन का क्या? मैग्ना कार्टर। स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टर कहा जाएगा। भारत में बेटा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाएगा, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किया जाएगा। और ये 73वां संविधान संशोधन कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 1992 में। लेकिन बेटा इसे लागू कब किया जाएगा? इसे लागू किया जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन मनाया जाता है क्या? पंचायती दिवस। पंचायती दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना, यहीं पर भाग 9 जोड़ा जाएगा। इसके बाद बेटा 74वां संविधान संशोधन किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? ये भी 1992 में किया जाएगा। लागू कब किया जाएगा? 1993 में लागू किया जाएगा। और इसके तहत कौन सा क्या जोड़ा जाएगा? नगर पालिका। नगर पालिका बेटा क्या जोड़ा जाएगा? नगर पालिका जोड़ा जाएगा। और नगर पालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है बेटा। इसके अलावा एक संविधान संशोधन आपको और याद रखना है, स्थानीय सरकार से या स्थानीय शासन, 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन सन 2011 में हुआ। ये लागू हुआ सन 2012 में। और इसके तहत क्या जोड़ा गया? सहकारी, सहकारी समितियां। क्या जोड़ा गया? सहकारी समितियां जोड़ा गया। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। पंचायती राज इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी था, तो वहां पर मैंने बहुत सारे व्याख्या किया था। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप हमको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना बेहतर हम आपके लिए करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर जीडी का कोई टॉपिक छूट रहा है, फिर से बोल रहे हैं, जीडी का अगर कोई टॉपिक बेटा आपका छूट रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स से यार भर दो, बताओ, आप डिमांड करो, मैं आपके डिमांड को पूरा करूंगा। जो कुछ कहना चाहते हो कहो। बस एक काम करना, अपने हिस्से का प्यार आप हमको दे देना, हमारे हिस्से का ज्ञान मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बिजनेस कर लेते हैं। ठीक, चलिए, तो तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।